चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पर पीएमएसएसबी 2023 अर्थात पीएमएसएसबी का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है। मैं यहाँ पर मैथ के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये श्रेष्ठा का पेपर है जो 2023 में अभी 18 जून को हुआ है। अब जो बच्चे श्रेष्ठा के एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं वो वीडियो को पूरा ध्यान से समझेंगे और इसको नोट करके एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और जो श्रेष्ठा के 2023 के जो बच्चे हैं इसको देख करके अपना ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन सही है, हमने क्या क्या टिक लगाया हुआ। एक बच्चे का भेजे हुए थे, वो बोले कि सर जी इसको सॉल्व करा दीजिए डिटेल में, तो मैं उसको डिटेल में सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो जो श्रेष्ठा के जो 2023 का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो तो लगभग मुझे लगता है कि वो लोग भगा के देखेंगे कि किस में कौन सा सही है कौन सा सही है, बस ये वाला काम कर लेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि जो पीएमएसएसबी के एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी फॉर्म जब आएगा तो बताया जाएगा, और जो श्रेष्ठा का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं, मैं कहता हूं कि अगर कोई गार्जियन मेरे वीडियो पर है या कोई बच्चा है, कोई भाई है या बहन है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने छोटे भाई जो कि 7 में है 8 में है उनको तैयारी करवाइए, क्योंकि जो 8 में बच्चा है उसको ही तो जाके 2024 में एग्ज़ाम देना पड़ेगा श्रेष्ठा का। तो तैयारी आज से ही होनी चाहिए, तब कहीं जाके आप अच्छे रिजल्ट 2024 में ला पाओगे, ठीक है। तो आप अपने भाइयों बहनों को ज़रूर बताएं, अगर मान लो जो श्रेष्ठा के जो दे चुके हैं वो, ठीक है, और जो पीएमएसएसबी वाले हैं वो उसको इस पेपर को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं पीएमएसएसबी को श्रेष्ठा का जो सिलेबस है वो पूरा सेम एक ही है, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा ध्यान से देखिएगा और हमें लास्ट में बताइएगा कि क्या आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, मेरे पढ़ाया द्वारा समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लेकिन लास्ट में जब समझ में आएगा तब, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, छोड़ के ऐसे चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है निम्न कथनों में से सत्य कथन छांटिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखो ये आया हुआ था ये पेपर, यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक। तो देखो कह रहा है कि सत्य कथन छांटिए। तो देखो लिखा वर्ग के विकर्ण बराबर होते, तो बच्चों ये बात सत्य कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण परस्पर लंबवत होते, तो आयत के विकर्ण परस्पर लंबवत नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं विकर्ण, तो ये गलत है, ये गलत है बच्चों। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, तो ये सही है। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी सही है, ठीक है। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, ये असत्य है। तो इसका मतलब हमें ए सी और डी मिल रहा है, तो ए और सी डी ऑप्शन यहाँ पर ये वाला है, सेकेंड वाला, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो बच्चे जो ये लगाए होंगे उनका सही होगा। ये देखो जो हमने ये सब अभी लगवाया, ये सब चीज़ जब आप पढ़ेंगे तो इसको याद रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। कोई फार्मूला नहीं कि इस पर कोई फार्मूला लगा दो कि ये हमें पता हो जाएगा कि आयत का विकर्ण लंबवत होता, बराबर होता, क्या होता क्या नहीं होता, तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बहुत खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन देखो यहाँ पर पीएमएसएसबी में भी आ सकता है और अगले साल श्रेष्ठा में भी आएगा, कंफर्म है, इस तरीके से क्वेश्चन आना ही आना है। निम्न में से कौन सा पाइथागोरियन त्रिक है, निम्न में से कौन सा पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, त्रिक नहीं है। तो पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, और कौन कौन सा पाइथागोरियन त्रिक होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो नंबर दिया हुआ है सबको ए कामा बी कामा सी के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए कामा बी कामा सी के रूप में लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, ए का वर्ग मतलब ए पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, ए का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग और बराबर सी का वर्ग अर्थात तीसरी संख्या का वर्ग। अगर ये जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, फॉलो करता है, वो तो पाइथागोरियन त्रिक में होगा, और जो फॉलो नहीं करेगा वो त्रिक में नहीं होगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर जब इसको करके चेक करूँगा, इसको चेक करूँगा, इसको चेक करूँगा, तो ये क्या होगा, सभी का पाइथागोरियन त्रिक में आ जाएगा, लेकिन ये जो होगा ये पाइथागोरियन त्रिक में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन पाइथागोरियन त्रिक में नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, मैं यहाँ पर एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे। जैसे ये दूसरा देखो, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, तो 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो ये देखो 25 हो गया और प्लस 144 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 169, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया था आपको स्क्वायर याद ही होना चाहिए, स्क्वायर नहीं याद हुआ तो आपका पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। 25 और 144 कितना हो जाएगा 169,
तो 169, 169 क्या होता है, 2 तब बराबर है। तो इसी तरीके से इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, तो ये बराबर आएगा। जब इसको चेक करेंगे तो बराबर ये नहीं आएगा, तो ये पाइथागोरस त्रिक में नहीं है बच्चों, ठीक है, ये पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। इसके अलावा भी कुछ ट्रिक होते हैं, तो उसको हम ट्रिक आपको बता देते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो जैसे देखें, ट्रिक ये है कि आप इसको देख के बता सकते हैं, जब भी कभी इस तरीके से दिया रहा है, अगर इसमें से एक क्या रहे, एक सम संख्या रहे और 2 विषम संख्या रहे, विषम संख्या रहे, तो वो पाइथागोरस त्रिक में होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि सभी सम संख्या हो, सभी सम संख्या, तो वो पाइथागोरस त्रिक में होगा। या एक कंडीशन और है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, या ऐसा हो कि एक सम हो और 2, यहाँ पर जगह ही कम बच रहा है, एक सम हो और 2 विषम हो, विषम संख्या हो, तो भी वो पाइथागोरस त्रिक में होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2 विषम हो 1 सम हो, तो वो पाइथागोरस त्रिक में नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर देखो, 2 सम आ गया, 1 विषम आ गया, ठीक है, 2 विषम सम आ गया और 1 विषम आ गया, तो ये पाइथागोरस त्रिक में नहीं होगा। तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, एक लिफ्ट का काम है, ठीक है, लेकिन आपको सीढ़ी ये है, तो मुझे लगता है कि आप सीढ़ी का सहारा लीजिए। लिफ्ट तो कभी कभी फेल भी हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े, इतने 2-3-4 रूल हैं, तो आप लोग भूल सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसको ABC के रूप में लिखेंगे, A² + B² = C²। अगर इस भाव को, इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, तो वो पाइथागोरस त्रिक में है, अन्यथा नहीं है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। बढ़ेंगे आगे। देखो लिखा है, किसी बेलर की त्रिज्या R और ऊंचाई h इकाई है। यदि इसकी त्रिज्या को 2 गुना और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो बेलर का आयतन होगा। तो आपको बेलर का आयतन बच्चों बताया है, क्या होता है, πr²h, πr² आयतन होता है। ये बेलन का आयतन होता है बच्चों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब त्रिज्या r था, ऊंचाई h था, तो बेलन का आयतन कितना आ गया, πr²h। अब क्या किया जा रहा है यहाँ पर, यदि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब त्रिज्या जो था उसका 2 गुना कर दिया जाए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, 2r कर दिया जाए, और ऊंचाई को h कर दिया जाए, ऊंचाई को क्या कर दिया, आधा कर दिया जाए, अर्थात h/2 कर दिया जाए, तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पर। तब लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसी में देखो रख देते हैं, पाई को ऐसे ही रख देते हैं, और r का 2r होगा, तो 2r² और गुणे h/2 हो गया। तो यहाँ ध्यान से देखें, पाई तो ऐसे रहना है, इसको देखो, ये स्क्वायर इस पर भी आएगा और इस पर आएगा, तो 4r² और बट्टे h/2 हो जाएगा। तो देखो 2 कट जाए, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2πr²h हो गया, 2πr²h, अर्थात जो पहले आयतन था πr²h, उसका क्या होगा बच्चों, 2 गुना होगा। क्या हो गया, 2 गुना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। देखो ये क्वेश्चन है, लिखा अनिल की माँ की वर्तमान आयु, अनिल की वर्तमान आयु की 4 गुना है। तो 3 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष होगा। अनिल और उसकी माँ की वर्तमान आयु है, ठीक है। तो इस तरीके जब क्वेश्चन मिला तो देखो कैसे सॉल्व करना है, बहुत मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ। क्या करना है यहाँ पर, देखो लिखा अनिल की माँ की वर्तमान आयु, अनिल की वर्तमान आयु, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, मानना अनिल की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा बच्चों x वर्ष, ठीक है। तो जब अनिल की वर्तमान आयु x है, तो यहाँ पर अनिल की माँ की वर्तमान आयु, अनिल की वर्तमान आयु की 4 गुना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माँ की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा अनिल का आयु के 4 गुना है, तो 4x हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। इतने हो जाएंगे। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इसको ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं पेपर ले रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझिएगा। तो देखें यहाँ पर माँ की वर्तमान आयु 4 वर्ष, 4x हो गया। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 3 वर्ष बाद देखो, 3 वर्ष बाद अर्थात अभी x वर्ष के हैं कोई चीज़, अभी अब सपोज मान लो कि अभी आप 10 वर्ष के हो, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे,
10 3 13 वर्ष के हो जाओगे ना। उसी प्रकार अनिल की जो वर्तमान आयु अभी जो है वो x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद अनिल की आयु कितना हो जाएगा, x + 3 वर्ष हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और फिर लिख रहा है तो 3 वर्ष बाद माँ की भी तो आयु बढ़ेगी, तो 3 लिखेंगे, 3 वर्ष बाद माँ की आयु बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, पहले कितना था, ये हो जाएगा 4x + 3, नहीं हाँ 4x हो जाएगा, 4x + 3 वर्ष के हो जाएंगे, है ठीक है। यहाँ पर कर लेंगे, इतना हो गया। अब देखो लिखा है दोनों की आयु का योग, तो यहाँ लिखा 3 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग, तो 3 वर्ष बाद इतना हो जाएंगे, अर्थात माँ की अनिल की आयु और माँ की आयु को योग कितना हो जाएगा, 66 वर्ष होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पता कर लेते हैं, तो देखो इसको सॉल्व कर देंगे, तो 4x और +x 5x हो जाएगा और +6 बराबर 66, तो 5x बराबर यहाँ 66 - 6 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ बचेगा 60, तो 5x। अब देखो 5 को इधर भेजूंगा तो इधर हो जाएगा भाग में, तो 60/5 ये कट जाएगा, तो 5 × 5 = 10, अर्थात x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 12। अच्छा 12 हमने x माना कितना था, अनिल की जो आयु आ जाएगी कितने वर्ष आ जाएगी बच्चों, 12 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। और उसकी माँ की आयु कितना था, माँ की वर्तमान आयु 4x था, तो 4 × 12 तो कितना हो जाएगा, 48, ठीक है 48, तो 12 48, तो यहाँ ऑप्शन जो सही दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अनिल 12 वर्ष और उसकी माँ 48 वर्ष, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखो करा दिए गए समांतर चतुर्भुज में अज्ञात कोण ABC का मान है, ठीक है। तो देखो अच्छा यहाँ पर देखो ये समांतर चतुर्भुज है, कैसे चतुर्भुज है बच्चों, समांतर चतुर्भुज है। आपको पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है कि नहीं है। तो इधर देखो ये 60 अंश है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 60 होगा, है कि नहीं है। ये 60 होगा, तो आपको बच्चों पता है कि ये कोण और ये कोण जोड़ने पे क्या हो जाता है, 180 अंश होता है। तो देखो C और इसको जोड़ेंगे 180, तो जब 180 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 120 आ जाएगा। अब फिर देखो कोण A और कोण C संगत कोण है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 120 अंश। और जब ये 120 हो जाएगा तो ये इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो ये बराबर हो गया, तो क्या ये भी हो गया 120 अंश। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो ये चीज़ सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लिखा है एक कार को इतने रुपए में बेचा, कितना रुपए में भाई, 6 लाख रुपए में ख़रीदा गया एक कार को। यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कार का 2 वर्ष बाद मूल्य कितना होगा। तो जाहिर सी बात है 6 लाख का ख़रीदे हैं, तो ये मूल्य कितना होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग के पास एक फार्मूला यहाँ पर होगा जो कि इस प्रकार है। देखिए बच्चे यहाँ पर जो अभी जो वर्तमान जो ख़रीदा गया था मूल्य वो कितना था, 6 लाख था। तो यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला लिखेंगे P1 माइनस यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या लगाएंगे, -R/100 पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है, पावर n हो जाएगा। और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद मूल्य, ठीक है, मूल्य लिख लेते हैं, मूल्य हो जाएगा, मूल्य बराबर 2 वर्ष बाद मूल्य हो जाएगा P × 1 - R/100 पावर n। देखो बच्चों जब इस तरीके से क्या होगा कि कोई वस्तु लिया जाएगा और वो समय के हिसाब से घटेगा, ठीक है, उसका रेट, तो जब घटने पे यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, 1 - ठीक है। और जब बढ़ेगा, मान लो कोई चीज़ ख़रीदा गया उसको बढ़ रहा है तो वहाँ यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 6 लाख है यहाँ पर बच्चों, 6 लाख है, 1 - R कितना बच्चों, यहाँ 10% के हिसाब से हो रहा है, तो 100 हो जाएगा। और 2 वर्ष बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 लाख को ऐसे रखते हैं बच्चों, यहाँ पर ये हो गया 6 लाख हो गया, ठीक है। यहाँ देखो क्या कर लेंगे, 100 - 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 100 - 10 90 हो जाएगा ना। और 90 को गुणे 90 में डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर,
100 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये जीरो 4 जीरो अच्छा कटने वाले हैं, 1 2 3 4 जीरो कट गया। तो यहाँ कितना बच्चों 60 और यहाँ पर 9 9 81 ये हो गया। यहाँ पर 1 2 3 जीरो। ठीक है, और 1 छक्के 6 और 8 छक 48 हो जाएगा बच्चों, 48। तो यहाँ पर 4,86,000 रुपये आ रहे हैं, 4,86,000 रुपये आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ेंगे आगे। तो चलिए बच्चों ये इसको देख लेते हैं, निम्न में से ए का मान क्या होगा। तो निम्न में से ए का मान बहुत ही बेहद ही आसान है, इसको तो मुझे लगता है कोई भी बच्चा गलत नहीं किया होगा। देखो a + 5, तो आपको पता है यहाँ पर 3 आया है। ठीक है, 1 और a यहाँ पर कितना आया था बच्चों 0 आया था, ये 0 आया था। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है कि a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँगा, a की वैल्यू यहाँ पर क्या लेना ही पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। 8 5 13 तभी तो होगा, और यहाँ पर 8 रखूँगा, 8 1 जगह 9 और 1 हासिल 10 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर लिखा एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर है, तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा मोड़ करके करता हूँ। चलो तो देखिए बच्चों, एक आयत की लंबाई, थोड़ा सा मैं आयत यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। आयत इस टाइप का बन गया आयत। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर मैं चौड़ाई को मान लेता हूँ x है बच्चों, और ये लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर अधिक है। अच्छा, यदि आयत का परिमाप 188 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, चौड़ाई x मान लिया और लंबाई x + 14, और आयत का परिमाप क्या करेंगे, इसकी इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई को जोड़ते हैं। तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x + 14 + x, और इसका क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ देखो 2 लंबाई और प्लस मैंने चौड़ाई रखा है। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर आयत का परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 188 दिया हुआ है, 2 x जोड़ के 2x हो जाएगा और + 14 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 188, यहाँ देखो 2 तो पहले से 2 और कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो बचेगा x और +7 बचेगा। ठीक है, x + 7 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 188। तो ऐसे ही रहेगा, 2 दूना 4, यहाँ बटे में आ जाएगा बच्चों, इधर गुणा में था, इधर बटे में हो जाएगा x + 7। तो इसको काटेंगे 4 से, तो 4 चौक 16 और 4 7 28, 47 हो जाएगा। 47 बराबर x + 7। अब 7 को इधर भेज दूंगा, तो 47 - 7 बराबर हो जाएगा x। तो यहाँ पर होगा 40 बराबर हो जाएगा x। तो x की वैल्यू कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, अर्थात जो चौड़ाई आ रही है वो बच्चों कितना आ रहा है 40 सेंटीमीटर, और 40 से 14 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चौड़ाई 40 और लंबाई 54। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर हमको दिख रहा है आप लोग को, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर लंबाई और 40 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, नीचे दी गई त्रिविमीय आकृति में फलकों की संख्या है। तो फलकों की संख्या बच्चों 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक, 6 फलक। ठीक है, मतलब 6 फलक ही होंगे, तो ये पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फलक गिनना हो तो आप चाक का डिब्बा लें और उसको फलक गिन सकते हैं। जैसे चाक का डिब्बा एक समझ लेते हैं, ये ऊपर वाला, इसके नीचे बच्चों ये बगल वाला, और इसके बगल वाला, ये पीछे वाला, और ये सामने वाला बच्चों। ठीक है, तो 6 फलक होते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन मैं करवाऊँगा दूसरे वीडियो में।